हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ओके, एनसीईआरटी नाइन्थ क्लास में ये टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल नाम से। ओके, अब इस टॉपिक में हमको देखना क्या क्या है, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द एटम। एटम क्या होता है, उसके बाद हमको देखना है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर हमको देखना है कि हाउ मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखनी है। तो जस्ट वही एक बार हम ओवरव्यू देखेंगे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखने हैं हमको। उसमें दो लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, उसको डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। उसके बाद हमको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय एटम, देन सिंबल एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स। फिर हम देखेंगे एटॉमिक मास के बारे में। फिर हम देखेंगे हाउ एटम कैन एग्जिस्ट, मतलब एटम अकेला रह सकता है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, वो चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है व्हाट इज़ आयन। आयन कौन से तरह के आयन होते हैं, जिनको हम रेडिकल भी बोलते हैं। तो बेसिक रेडिकल, एसिड के रेडिकल, उसके बारे में हमको पढ़ना है। और फिर हमको आयन की मदद से मॉलिक्यूल बनाने के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल बनाए कैसे जाते हैं, एज वेल एज मॉलिक्यूल का नाम कैसे लिखा जाता है। और आखिर में हम देखने वाले मोल कंसेप्ट। ओके, मोल कंसेप्ट मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिकुलर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह से निकालेंगे, और उसके न्यूमेरिकल्स भी है। स्पेशली इस वीडियो में हम लाइन टू लाइन देखने वाली है सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों को, जब ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हैं कई सारे इसके ऊपर कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल, व्हाट इज़ एटम, तो वो समझ में तो आता है। लेकिन कई बार कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि फिर बुक में जो दिया हुआ है वो समझ नहीं पाते कि बुक में जो लाइन टू लाइन दिया हुआ है, हाउ टू, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और हाउ टू राइट डाउन द आंसर्स। ओके, तो इसलिए ये चीज़ें हम एक वीडियो इसका भी लेंगे ये इसमें, कि एक वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की जा सके। ओके, तो देखो टॉपिक का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सो इस टॉपिक में हमको सबसे पहले देखना है एटम्स के बारे में। तो देखो व्हाट इज एटम। एटम को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। ओके, अगर डेफिनेशन ही लिखनी है तो व्हाट वी कैन राइट, इट इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है, देखो ऐसा पार्टिकल जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जो कि इनविजिबल भी होता है। ओके, इनविजिबल। अब देखो इनविजिबल मतलब दिखाई ना दे, इंडिविजिबल मतलब जिसके टुकड़े ना हो, तो ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। और ऐसे कई सारे एटम्स कंबाइन होंगे और क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा, फिर एलिमेंट बनेगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले हमको ये देखना है कि एटम्स के बारे में बताया किसने सबसे पहले। तो देखो एज हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं तो वही चीज़ फॉलो करेंगे। तो देखो एंशंट इंडियन एंड ग्रीक philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. Okay, the idea of indivisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher Maharshi Kanad, important name है, याद रखो, postulated that if we go on dividing the matter means हम जिसको हिंदी में पदार्थ या संस्कृत में पदार्थ बोला जाता है, हिंदी में संस्कृत में। ओके, so we shall get smaller and smaller particles, and ultimately a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible, and he named these particles as paramanu. ओके, यहाँ तक की चीज़ें देखेंगे। देखो तो जो महर्षि कनाद थे, ओके, वो पहले इंडियन महर्षि है, महर्षि मतलब ऋषि बोलते हैं हम उसको, हम इंग्लिश में उसको फिलोसोफर बोलते हैं। तो वो पहले थे जिन्होंने बताया कि अगर तुम किसी भी चीज़ को लो और उसको टुकड़े करते जाओ, सबसे छोटे से छोटा अगर तुम उसका पार्ट तोड़ोगे तो ऐसा एक पार्ट मिलेगा जो कि फर्दर कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो एटम के बारे में भी प्रूव है, मतलब वही बताया था उन्होंने। लेकिन उन्होंने उसको एटम नहीं बोला था, उन्होंने उसको नाम दिया था परमाणु। ओके, परमाणु। अगर इसको देखो तो ये दो वर्ड से बना है, परम एंड अनु। अनु मीन्स व्हाट, एटम या पार्टिकल हम बोलेंगे। अनु मतलब पार्टिकल, और परम मतलब क्या, परम मतलब सबसे छोटा या सबसे बड़ा, ऐसा जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते, मतलब ये इतना छोटा है कि तुम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो हम इसको बोलेंगे स्मॉलेस्ट। आज की डेट में हम परम छोटे के लिए भी यूज करते हैं और परम बड़े के लिए भी यूज करते हैं। तो सिंपली हम बोलेंगे अनकाउंटेबल, जिसको मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो परम। तो उन्होंने बोला था कि परमाणु, परमाणु एकदम छोटा पार्टिकल होता है जिससे ईच एंड एवरीथिंग बनी है। ओके, तो उन्होंने बोला था कि जो भी चीज बनी है ना, वो बनी हुई है पंचतत्वा। ओके, पंचतत्वा।
पंचतत्व कौन से पंचतत्व होते हैं? एयर, वाटर, आपने सुना होगा, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। ओके, तो वो सारी चीजें, तो उन्होंने बोला था कि ये बना हुआ है। फिर उसके बाद अनदर इंडियन फिलोसोफर, ओके, पकुदा कत्सो, फिर दूसरे एक फिलोसोफर थे, अनदर इंडियन फिलोसोफर, ओके, पकुदा कत्यामा, इलाबोरेटेड दिस थियरी, ओके, जो भी उन्होंने बताया था, एंड सेड दैट these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter। तो एक दूसरे एक साइंटिस्ट या फिलोसोफर आए, ओके, कत्यामा, उन्होंने बताया कि ये पार्टिकल, ठीक है, आपने जो बोला वो बराबर है कि वो अकेले रहते, मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है परमाणु, लेकिन उन्होंने ये कंसेप्ट बताया कि वो कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। परमाणु है तो वो ऐसे कंबाइंड स्टेट में रहेंगे और उससे ही कोई नई चीज बनेगी, ये कंसेप्ट उन्होंने दिया। ओके, तो उसके बाद फिर नई कंसेप्ट आई, और एज यूजुअल इंडियन इसको ज़्यादा फॉलो नहीं किया अपने लोगों ने, या फिर फॉलो नहीं हुआ, रीज़न कुछ भी हो, लेकिन ये कंसेप्ट फिर थोड़ी सी भूल गए लोग। एंड फिर अराउंड द सेम एरा, उसी वक्त, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटिस, ओके, तो ये भी नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो, डेमोक्रेटिस, ये भी एक फिलोसोफर थे, एंड लियोकिपस suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further, and Democritus called these individual particle as atoms actually, उसका मतलब होता है लैटिन में indivisible। okay, all these were based on the philosophy consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। okay, मतलब ये सारी जो चीजें हैं ये 1800 के पहले की है, तो तब इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए ये थ्योरी जो है ना ऑन द पेपर ही रही, मतलब ये हाइपोथेटिकल थ्योरी थी, इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके, लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, उसके बाद बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज दैट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट कंबाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे कंबाइन। ओके, तो अब ये चीज हमने इसमें पढ़ी हुई है। ओके, पहले दो टॉपिक्स में आपको मालूम है जो भी मैटर होता है, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज इट्स ओन मास, ऑक्यूपाई स्पेस। फिर मैटर दो तरह की होती है, एक होता है प्योर मैटर, एक होता है नॉन प्योर मैटर। फिर हमको मालूम है प्योर मैटर फिर दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ओके, और नॉन प्योर जो होते हैं मिक्सचर, एक ही टाइप होता है मिक्सचर। फिर एलिमेंट दो तरह के, तीन तरह के होते हैं एक्चुअली, मेटल, नॉन मेटल, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल भी होता है यहाँ पे। ओके, और कंपाउंड जो होते हैं फिर दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ये सारी चीज़ें हमने पहले दो टॉपिक में पढ़ी हुई है, तो थोड़ा सा आप उसको रिवाइज करो। और मिक्सचर फिर दो तरह के होते हैं, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। ओके, ये सारी चीज़ें हमको मालूम है, लेकिन ये बाद में पता चला। पहले तो यही मानते थे कि एटम सबसे छोटा है, बाद में ये पता चला कि एटम में भी प्योर नॉन प्योर मैटर होता है, मैटर में फिर उसमें एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, फिर उसमें मेटल नॉन मेटल आए तो ये क्या है? एलिमेंट है। तो फिर साइंटिस्ट को ये पता चला कि एटम होता है, ठीक है, एटम कंबाइन होंगे तो उसमें एक मॉलिक्यूल बनेगा, और ऐसे ही एटम कंबाइन होंगे तो उससे कंपाउंड भी बनेगा, और फिर ये बनने के लिए केमिकल रिएक्शन होंगी और उसमें कुछ रूल्स या लॉज फॉलो होंगे, और ये सारी चीजें हमको इस टॉपिक में पढ़नी है। ओके, तो इस टॉपिक में यही चीजें हम डिटेल में देखें, राइट। सो ये जो लॉज है, इन लॉ को पढ़ने के लिए अब मेरे लॉजिक से, एक्चुअल बुक में ऐसा दिया हुआ है कि लॉज पहले दिए और बाद में उन्होंने सारी चीजें बताई, लेकिन लॉज पढ़ने के लिए आपको मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास मालूम होनी चाहिए, और वही हमको नहीं मालूम। तो पहले हम क्या करेंगे, जो पहला पार्ट दिया हुआ है व्हाट इज एटम, वहां से हम शुरू करेंगे, फिर हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को पहुंचेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक लॉ है, सपोज ये मान लो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब उसके लिए तुमको मास मालूम होना चाहिए, और जब तुम मास कैलकुलेट करना ही नहीं आएगा तो कैसे करोगे? इसलिए हम पहले क्या करेंगे, विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ व्हाट इज एटम, यहां से शुरू करेंगे, और एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कंप्लीट करके फिर हम वहां पे जाएंगे। ओके, राइट। तो देखो, पहला पार्ट है व्हाट इज एटम। अब जब हम तो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज एटम। अब जब हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, आपको यह मालूम होगा कि एटम को जनरली हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। ओके, ये तो बात हमने की। तो यहां पे देखो, हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसन बिल्डिंग वॉल्स, फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन अ कलेक्शन ऑफ रूम इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग? what is the building block of the huge buildings
And what about the building block of the ant hill? It is a small grain sand. Similarly, the building blocks of all matter are atoms. Okay, तो ये इतना हुआ उन्होंने दिया, इसको हम सिंपल लिखेंगे. ओके, अगर हम यहाँ पे एक ये पकड़ लो, ये लाइन है, व्हाट आर द मॉडर्न डे, यहाँ तक की लाइन. अब ये लाइन बनी किससे है? वर्ड से. मतलब ये लाइन है, लाइन से छोटे क्या हो गए? वर्ड हो गए. और वर्ड बना किससे? अल्फाबेट से. मतलब सबसे छोटा क्या हो गया? अल्फाबेट. तो उसी तरह से कोई भी चीज अगर तुम लेते हो और उसको अगर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाए तो उसका सबसे जो छोटा जो भी मटेरियल मिलता है, इन्होंने जो एग्जांपल दिया वो भी अगर लेना चाहो तो वो भी ले सकते. वो एग्जांपल क्या है कि वो क्या बोलता है कि एक अगर आपने बिल्डिंग ली, बिल्डिंग का छोटा पार्ट क्या है? रूम. छोटे छोटे रूम्स है. ओके, मान लो 3 फ्लोर बिल्डिंग है, लाइक दिस 1 2 एंड 3. तो एक एक फ्लोर उसका एक पार्ट है. फिर एक एक फ्लोर में कई सारे हॉल्स आएंगे. फिर कई सारे हॉल्स में एक एक वॉल, फिर एक एक हॉल, फिर 4 वॉल से बनेगा. 4 वॉल, छत और उसका बेसमेंट. तो फिर उसमें ये चीज़ें किससे बनेगी? तो एक एक हम जिसको ब्रिक बोलते हैं, ओके, ईट, उससे बनेगी. मतलब और ईट भी किससे बनेगी? सॉइल से बनेगी. तो सॉइल का एक एक पार्टिकल, मतलब सबसे छोटा क्या हुआ? सॉइल का पार्टिकल. या समझने के लिए हम देखें तो ईट, मान लो सबसे छोटा पार्टिकल हुआ ईट. तो ईटों से घर बना. तो इस तरह से ऐसे पार्टिकल को हम, कोई भी मैटर बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ एटम. ओके, सो बेसिक क्राइटेरिया आई थिंक तुमको समझ में आया. जैसे सिंपल सेल का ले लो. सेल क्या होती है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है. टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म. ओके, और ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन, सॉरी, टिश्यू से, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. ओके, तो इस तरह से. अब अगर आपने बोला कि एटम छोटा है तो हाउ बिग, कितना छोटा है या कितना बड़ा है? तो देखो, एटम्स आर वेरी स्मॉल. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ. मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स आर स्टैक वुड मेक अ लेयर barely as thick as the sheet of paper. तो इसके लिए एक लाइन है. मान लो एक ड्रॉप ऑफ वाटर है. ओके, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर. तो पूछा गया इसमें कितने एटम है? तो साइंटिस्ट ने ऐसा कहा कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर में उतने नंबर ऑफ एटम्स है विच नंबर ऑफ एटम इज ग्रेटर देन द टोटल स्टार्स इन द यूनिवर्स. मतलब जितना स्टार्स इन द यूनिवर्स, इन यूनिवर्स. इसका मतलब क्या है? तुमको जो भी यूनिवर्स, जितना भी यूनिवर्स मालूम है आज की डेट में, उसमें जितने भी स्टार्स है उससे ज्यादा एटम सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर में रहते हैं. मतलब इतना एटम छोटा है. अगर तुम पेपर का एक टुकड़ा लो तो उसमें करोड़ों एटम्स है. ओके, तो इस तरह से हम उसको, या उसमें लाखों एटम्स है, इस तरह से तुम उसको, एटम इतना छोटा है. और इसको और एक बार बोला गया कि एटम को तुम अगर मानो बहुत छोटा होता है. ओके, सो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर. और इतना छोटा है कि उसकी रेडियस तुम सेंटीमीटर, मिलीमीटर में भी नहीं कैलकुलेट कर सकते. तो उसको तुम किस में कैलकुलेट करते हो? नैनोमीटर में. और 1 नैनोमीटर क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर. ओके, या फिर हम बोलेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. ओके, इतना छोटा होता है. तो ये एक बेसिक आइडिया एटम के बारे में. इतना एटम छोटा होता है. मतलब रेडियस अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 0.000 ऐसे 9 जीरो आएंगे, उसके बाद नंबर आएगा. इतना छोटा ये एटम होता है. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एटम्स की साइज दी हुई है. सबसे छोटा एटम होता है हाइड्रोजन का. ओके, जिसकी साइज होती है 10⁻⁻10 नैनोमीटर. एमसीक्यू में पूछते, याद रखो कभी कभी. ओके, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो हमने अभी बात करी, H2O. ओके, तो उसकी अगर तुम रेडियस देखो या इसको करो तो वो कितनी होती है? 10⁻⁹ के आसपास. ओके, 10⁻⁹ नैनोमीटर. देन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन -8. ओके, एंड यहाँ पे दिया हुआ है जस्ट. ओके, ग्रेन ऑफ सैंड, इट इज -4. एंट 10⁻². वाटरमेलन 10⁻1. ओके, ये रेड आइज है. इन अगर तुम उसको मीटर में कन्वर्ट करो, सॉरी यहाँ पे नैनोमीटर लिखा मैंने. ओके, सॉरी. ओके, ये आएगा. वैसे देखा जाए नैनोमीटर में लिखना है तो ये आएगा 1 नैनोमीटर, ये आएगा -1 नैनोमीटर, लाइक दैट. ओके, तो इस तरह से. तो इतना एटम साइज में क्या होता है? स्मॉल होता है. उसके बाद इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट वेर, सॉरी, अब we might think that the atoms are so insignificant in size, why should we all we care about them or worry about them?
This is because our entire world is made up of atoms. We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. Through modern techniques, we can now produce magnified images of surface of element showing the atoms. Okay. अब ये सवाल मतलब ये है, ठीक है, इतने छोटे है तो क्या जरूरत है, तो ऑब्वियस सा सवाल है कि क्या जरूरत है, तो उसकी रीजन है जैसा हमने अभी बोला कि सेल से अगर तुमको बोला जाता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है या तुम अच्छे से रेस्पिरेशन करो, क्या जरूरत है, क्योंकि वो सेल को हेल्दी रखेगा, सेल हेल्दी रहेगी तो टिश्यू हेल्दी रहेंगे, लाइक दैट. ओके, टिश्यू रहेंगे तो वो सिंपल लॉजिक है. तो इसलिए एटम की जरूरत देख नहीं सकते तो क्या जरूरत है, यही है, क्योंकि एटम ही हर चीज में है, तुम्हारी बॉडी में भी, हर 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 जगह पे, किसी में भी. ओके, तो यही है. देन तो ठीक है, ये एटम के बारे में आजकल मॉडर्न टेक्निक आ गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए, कई सारे हैं जिसकी मदद से तुम उसका सरफेस देख सकते हो, जिसकी डायग्राम यहाँ पे दी हुई है. ओके, अब आगे जो उन्होंने बोला, देखो, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम एंड डिफरेंट एलिमेंट. अब ये चीज इंपॉर्टेंट है. देखो यहाँ पे कितना दिया उन्होंने, ओके है दिया हुआ, तो हम देखेंगे उसको भी. देखो, पुराने दिनों में बहुत कम एलिमेंट थे. आप अगर अब 10th में जब जाओगे ना, तो पीरियोडिक टेबल का एक टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. ओके, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. तो जो पहले थे, जैसे डोबेरेनर का ट्रायड हुआ, डोबेरेनर एक साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड थे, तो उनको बहुत कम एलिमेंट मालूम थे. ओके, 10 15 20 एलिमेंट मालूम थे, तो उनको अरेंज करना आसान होता है. तो उन्होंने क्या किया था, मान लो हाइड्रोजन है तो उसको ये सिंबल दे दिया. ओके, हाइड्रोजन है उसको ये सिंबल दे दिया, कार्बन है इसको ये सिंबल दे दिया, ऑक्सीजन को ये सिंबल दे दिया, फॉस्फोरस को ये दिया, सल्फर को ये दिया. ओके, लाइक दिस उन्होंने सिंबल दिए. पर आज 118 एलिमेंट है, तो इनको क्या क्या सिंबल दोगे तुम, और वो सिंबल याद भी कैसे रहेंगे. ओके, क्योंकि अब इसमें देखो तुम, गोल्ड और ये मर्क्यूरी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इसके अंदर जी लिखा, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा. ओके, तो तुम क्या क्या याद रखोगे, जैसा प्लैटिना था, आज फॉस्फोरस भी है, कई सारे हैं जिनका नाम पी से शुरू होता है, तो क्या करोगे, कैसे याद रखोगे. तो इसलिए फिर आईयूपीएसी एक सिस्टम है, आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने कुछ रूल्स दिए. ओके, तो पुराने दिनों में तो ये चल जाता था, मे भी तुमको एमसीक्यू में अगर पूछा तो ये 4 5 जितने दिए हुए हैं, कितने हैं, 12, तो इसमें से पूछे तो पूछेंगे मे बी, बट चांसेस नहीं है उतने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछने के. हाँ, नीचे वाले पूछेंगे ये डायर. ओके, इन द बिगिनिंग द नेम्स ऑफ द एलिमेंट वेर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वेर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि पुराने दिनों में जो एलिमेंट्स थे उनके नेम, वो एलिमेंट कहां पे मिला उसके ऊपर डिपेंड थे. ओके, जैसा फॉर एग्जाम्पल द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस. ओके, कॉपर, if you can see this one, okay, I will take the highlighter, right. ये जो कॉपर है इसका नाम जो है ये साइप्रस से आया. ओके, some names were taken from specific colors. Okay, gold was taken from the English word that means yellow. गोल्ड का जो है, गोल्ड को ऑरम बोला जाता है, तो ये येलो कलर की वजह से उसको लिया गया. नाउअडेज आईयूपीएसी, देखो आईयूपीएसी जो हमने बोला था अभी कि आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ओके, तो उन्होंने अब बता दिया ये फिक्स कि तुम इसको ये बोलो, इस एलिमेंट का ये सिंबल होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन ना हो पूरे वर्ल्ड में. ओके, अदरवाइज कंट्री वाइज अपने अपने हिसाब से नाम दोगे तो फिर वो इंटरनेशनली कैसे अप्रूव होगा. सो अप्रूव द नेम ऑफ द एलिमेंट, मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन एंड फर्स्ट 2 लेटर्स. बहुत सारे एलिमेंट के नाम जो है पहला अल्फाबेट या पहले 2 अल्फाबेट है, कुछ कुछ एलिमेंट के पहले 3 अल्फाबेट भी होते हैं. ओके, सो ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटर्न इन कैपिटल लेटर, उसको अपर केस बोलते हैं, एंड द सेकंड वन एज अ लोअर केस. ओके, तो यही हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे. देखो, कुछ कुछ एलिमेंट है जिनका सिंबल जो है पहले अल्फाबेट से आया, 1 अल्फाबेट ओनली. ओके, जैसा हाइड्रोजन है, नाम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एच आया. ओके, हाइड्रोजन. ऑक्सीजन का ओ आया. ओके, ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का एन आया, नाइट्रोजन. ओके, फ्लोरीन का एफ आया, लाइक दिस. कुछ कुछ इसके नाम जो पहले 2 अल्फाबेट थे, 2 अल्फाबेट, पहले 2. ओके, जैसा सी ए, कैल्शियम, कैल्शियम. ओके, और कौन है अपना हेलियम का एच ई. ओके, हेलियम.
ऐसा। फिर कुछ एलिमेंट के नाम जो है पहले 3 अल्फाबेट पे भी आए, ओके, जैसा यहां पे लिखेंगे हम, ओके। पहले 3 अल्फाबेट कौन से आए, तो देखो फर्स्ट 3 अल्फाबेट, कुछ कुछ एलिमेंट के नाम ऐसे आए पहले 3 अल्फाबेट पे, वो कौन से हैं, तो यहां पे लिखेंगे पहले 3 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट्स फर्स्ट, ओके। तो पहले 3 अल्फाबेट के लिए कौन से हैं हमारे पास, एक है क्लोरीन, Cl है। अब देखो CHLORIN, क्लोरीन, सी यहाँ पे है, यल यहाँ पे है, ओके। Mg मैग्नीशियम के लिए, मैग्नीशियम, ओके। तो यम यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, तो इस तरह से। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स के नाम, जैसा हमने अभी देखा कि प्लेसेस के ऊपर आए, कुछ साइंटिस्ट के ऊपर भी आए, ओके, जैसा ES आइंस्टाइन के नाम के ऊपर है, ओके। देन MD मेंडलविनियम, ओके, मेंडलियो नाम के एक साइंटिस्ट है, उनके नाम के ऊपर है। इस तरह से कई नाम अलग अलग तरीके के हैं, ओके। कुछ एलिमेंट के नाम किसी कंट्री के ऊपर आए, जैसा पोलोनियम पोलैंड के ऊपर है, ओके। देन कैलिफोर्निया, ओके, प्लेस के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे भी कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर ये नाम दिए जाते हैं। और बहुत सारे एलिमेंट जो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, खास करके उनके नाम लैटिन लैंग्वेज से है, ओके। तो वो भी चीज हम यहाँ पे देखने वाले। लेकिन एक चीज हमेशा कंपलसरी याद रखो, पहला अल्फाबेट कैपिटल, दूसरा अल्फाबेट स्मॉल, ओके। तो देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, ओके, कभी भी AL कैपिटल A कैपिटल L नहीं होता, कैपिटल A स्मॉल L होता है। कोबाल्ट CO, लाइक दैट। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम एंड द लेटर अपेयरिंग लेटर इन द नेम, ओके, जैसा क्लोरीन है, जिंक है, ETC ये है। Then other symbols have been taken from the names of element in Latin, German और Greek. Latin names, okay? तो यही बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ज़्यादा, तो यही मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ओके। लैटिन में से जैसा एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे, ओके। अब देखो एक एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट है जिनके नाम लैटिन में आए, जैसा सोडियम। एक्चुअल सोडियम का नाम नेट्रियम है लैटिन में, ओके। तो ये नहीं आया, कैलियम, पोटेशियम का, ओके। जैसा सिल्वर का हमने बोला अर्जेंटिनम। अब हम बोलने को सिर्फ लैटिन बोलते हैं, लेकिन ग्रीक यहाँ पे दिया हुआ है कि ग्रीक लैंग्वेज से भी कुछ आए, ओके, जर्मन से भी कुछ आए, ओके। AU गोल्ड, ऑरम बोला जाता है उसको, ओके, ऑरम। आयरन Fe फेरम बोला जाता है, ओके। फेमस एग्जांपल और है लेड, लेड का सिंबल PB होता है, उसका नाम प्लम्बम होता है, ओके। HG मर्क्यूरी, हैग्रियम उसका नाम होता है, ओके। तो इस तरह से हाइग्रेजियम, ओके। तो इस तरह से इनके नाम यहाँ पे आए हैं, अलग अलग एलिमेंट के नाम अलग अलग आए, ओके। तो इस तरह से ओके, इस तरह से अब तुम और फाइंड आउट कर सकते हो पूरे पीरियोडिक टेबल में। अगर तुम नाम ढूंढोगे तो ये सारे नाम तुमको मिलेंगे, ओके। इसके अलावा भी एक और सिस्टम है जो, ठीक है, यहाँ पे नहीं दी, बट ठीक है, मैंने क्लास में पढ़ाई थी, तो जस्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ओके। तो उन्होंने क्या किया, अब 92 के बाद वाले एलिमेंट सारे आर्टिफिशियल है, ओके। 92 तक के एलिमेंट नेचुरल थे, 92 के बाद वाले आर्टिफिशियल है। तो उन्होंने क्या बोला, 100 के बाद किसी भी एलिमेंट का नाम लिखना है तो IUPAC ने कुछ रूल बताए। तो उन्होंने क्या बोला, किसी भी एलिमेंट का नाम लिखना है, एक अगर उसके हिस्से है, मान लो, पहले ये बता देता हूं मैं, अगर मान लो किसी का नंबर 105 है तो कैसे लिखोगे, इसको लिखो 1, फिर 0 के लिए लिखो 0, फिर 5 को लिखो 5, और फिर इसका नाम लिखो। मतलब इसको 105 नहीं कहना, इसको क्या बोलना है, 105, इस तरह से लिखना है, ओके। और उन्होंने सिंबल बता दिया, उन्होंने बोला अगर 0 आया कहीं पे तो उसको बोलो नील, अगर 1 आया तो उसको बोलो अन, 2 आया तो उसको बोलो डाई और बाय, 3 आया, जनरली बाय बोला जाता है, बाय, और 3 आया तो उसको बोलो, सॉरी, 3 आया तो उसको बोलो ट्राई, 4 आया तो उसको बोलो क्वाड, ओके। इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे हमेशा, टेट्रा की आदत होती है हमको 4 को। 5 आया तो उसको बोलो पेंट, 6 आया तो उसको बोलो हेग्स, 7 आया तो उसको बोलो सेप्ट। इसमें भी गलती होती है, हेफ्ट लिखते हैं, क्योंकि हेफ्ट अगर लिखते तो हेग्स का और उसका कंफ्यूजन होता। 8 अगर आया तो उसको बोलो ऑक्ट, 9 अगर आया तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे इन लिखते ENN, ये सिंबल दिया हुआ है, ओके। और 10 को तो फिर 10 आएगा, और इन सब के आगे तुमको एक वर्ड लगाना है IUM, और इसके अकॉर्डिंग तुमको नाम लिखना है, ओके। जैसा
अब ये 105 का ही एक लेंगे एग्जाम्पल हम, जो दिया हुआ है ऑलरेडी 105। तो 105 का क्या आएगा देखो, एक के लिए आएगा अन, उसके बाद आएगा वर्ड जीरो के लिए नील, और उसके बाद पायु के लिए आएगा पेंट, और उसके बाद आएगा आईयूएम। तो इन सबको कंबाइन करो, लेकिन अल्फाबेट सिर्फ पहला कैपिटल होगा, तो नाम आएगा अननील पेंटियम, और सिंबल आएगा यू एन पी। ये यू, ये एन और ये पी, पहला सिर्फ कैपिटल, बाकी के स्मॉल। ओके, तो इस तरह से किसी का भी लिख सकते हो तुम। और एक मैं करके दिखाता हूं। मान लो तुमको अगर बोला गया, यहाँ पे है जगह थोड़ी सी, कि तुमको बोला गया 100 किसका लिखोगे, मान लो 112 112 वाले का, या बड़ा देंगे, छोड़ो, जैसा वो एग्जिस्ट नहीं है एलिमेंट, लेकिन अगर तुमको बोला गया कि तुम नंबर लिखो, जान जो है वही लिखेंगे 114। ओके, तो इसका नाम क्या आएगा, अन, देन फिर से एक बार अन अन अन, और 4 के लिए क्या होता है, क्वाड, और फिर आएगा आईयूएम, तो नाम आएगा अन अन क्वाडियम। तो यू एन क्यू इसका आ गया सिंबल। ओके, तो इस तरह से तुम सारे एलिमेंट के लिख सकते हो सिंबल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है एटॉमिक मास। ओके, अब एटॉमिक मास क्या होता है, तो देखो एटॉमिक मास मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ द एटम। ओके, अगर किसी को पूछा गया व्हाट इज एटॉमिक मास, मास ऑफ द एटम, लेकिन मतलब क्या। ओके, तो वही हमको यहां पे देखना है। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट द एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। ओके, अब देखो यहां पे, अब ये थ्योरी पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा व्हाट इज एटम से पहले हमको डाल्टन की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा मालूम चाहिए था। सो अब तुमको ये एलिमेंट के बारे में पता चल गया, अब हमको एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना है, लेकिन एटॉमिक मास के पहले हमको डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में मालूम चाहिए, क्योंकि हमने देखा ओके डेमोक्रेटिस ने बताया वगैरह, लेकिन पहली जो थ्योरी जो सबने मानी, सबने जिसको फॉलो किया, वो थी डाल्टन की थ्योरी। ओके, सो वो थ्योरी हम देखेंगे थोड़ा सा। तो डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो हमने अभी क्लासिफिकेशन देखा था कि हर एक चीज एटम से बनी हुई होती है, फिर वो चाहे एलिमेंट हो, फिर वो मिक्सचर हो, फिर वो कंपाउंड हो, या कुछ भी हो। ओके, तो उन्होंने क्या बोला, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, जो हमको एक्सेप्टेड। ओके, ये तुम भी मानोगे कि ये है। दूसरा, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये तुम नहीं मानते, क्योंकि आज हमको मालूम है एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मतलब एटम, इवन पायन बेसॉन कई सारे ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो ये उन्होंने बताया था, जस्ट हमको पढ़ना है, लेकिन ये आज हम नहीं मानेंगे कि एटम्स आर इंडिविजिबल। आज मालूम है एटम के टुकड़े होते हैं, लेकिन फिर भी डेफिनेशन पूछी जाए तो आज भी एटम की यही कही जाती है, व्हाट इज एटम, इट इज इंडिविजिबल पार्टिकल। ओके, देन एटम ऑफ अ गिवन, और ये उसने जो बोला कि कैन नॉट क्रिएटेड कैन नॉट डिस्ट्रॉयड, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि आज आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाए जाते हैं। ओके, तो एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या बोला था, अब ये चीज थोड़ी सी ये है। ओके, देखो मैं इसको थोड़ी सी जगह बना के एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इसकी प्रैक्टिस करो आप, एलिमेंट नाम लिखने की, नियर अबाउट एटलीस्ट 120 तक के नाम तुमको आने चाहिए इसमें से। ओके, अब देखो ये चीज़ मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, उन्होंने क्या बोला था कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या बोला, मान लो दो एटम है तुम्हारे पास, ये ऑक्सीजन है और दूसरा, मतलब एक सिलेंडर है, उसमें ऑक्सीजन के कई सारे एटम्स है लाइक दिस, या एयर में भी ऑक्सीजन है। अब हमको मालूम है ऑक्सीजन है मतलब उसका मास 16 रहता। अब हम मास के बारे में बाद में पढ़ने वाले, लेकिन अभी सारे ऑक्सीजन है तो उनका मास क्या रहेगा, 16 रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक्चुअली, अब तक हमने एलिमेंट वगैरह के बारे में पढ़ा, तो अब हमको देखना है एटॉमिक मास। ओके, लेकिन एटॉमिक मास से पहले हमने जब एटम के बारे में पढ़ा, एलिमेंट के बारे में पढ़ा, एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी हमको मालूम चाहिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो ये पार्ट पहले आप देख लो कि इसमें क्या दिया हुआ है। हमने ये देखा कि कोई भी मैटर जो होता है वो मैटर बनता किससे, मतलब मैटर के टाइप्स कौन से है, प्योर मैटर, नॉन प्योर मैटर, फिर एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ओके, अब यहाँ पे डाल्टन की थ्योरी बहुत काम में आती थी, मतलब आई है एक्चुअली, डाल्टन ने थ्योरी बताई थी, जो आज की डेट में उतनी वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पढ़नी है क्योंकि फर्स्ट थ्योरी है जो बताई थी। तो डाल्टन ने क्या बताया, देखो यहाँ पे
According to Dalton's atomic theory, all matter, either element, compound or mixture, is composed small particles called atom. डाल्टन ने भी वही बताया कि हर एक चीज जो है एटम से बनी हुई होती है, और उसके कुछ पॉस्टुलेट थे. पहला पॉस्टुलेट क्या था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम, तो ये तुम मानोगे आज की डेट में. दूसरा है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल. दूसरी थ्योरी क्या है उसकी कि एटम जो होते हैं ना इंडिविजिबल है. ओके, ये तुम आज नहीं मानते क्योंकि आज तुमको मालूम है एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है. तो ये तुम आज नहीं मानोगे, लेकिन ये उस वक्त थी थ्योरी. ओके, उस वक्त का पॉस्टुलेट है. देन थर्ड थ्योरी है कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज. ये भी तुम आज नहीं मानते. क्यों? एक्चुअल देखो उन्होंने क्या बोला था कि मान लो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है लाइक दिस. ओके, मान लो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का रॉड है, तो इसमें जितने भी सारे एटम्स है वो क्या होंगे? एल्यूमिनियम के होंगे. ओके, या फिर सिंपल एग्जांपल ले लो, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, मान लो सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन. ओके, O2 होता है लेकिन हम ऑक्सीजन के एटम्स मानेंगे. तो ये सारे जो है इसके अंदर ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, हर एक एटम होगा ऑक्सीजन का. और हमें मालूम है, उन्होंने बोला था कि मास के बारे में. अब हमें मालूम है ऑक्सीजन का मास होता है 16. ओके, एक्चुअली मास यहाँ पे लिखते हैं हम. ओके, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटॉमिक नंबर होता है 8. तो उन्होंने क्या बोला था कि हर एक एटम का मास कितना होगा? 16. कोई भी एटम ले लो, मास 16 होगा. ओके, तो एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल और एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. ओके, मतलब दो ऑक्सीजन के रॉड लिए तुम, दो ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए, उसमें जो भी ऑक्सीजन होंगे हर एक का मास उसने बोला था 16 होता है. लेकिन आज की डेट में ये रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आज हमको मालूम है ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, जबकि दूसरा एक ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक नंबर तो 8 होता है लेकिन मास नंबर 18 होता है. मतलब एक ही एटम, उसके मास अलग अलग है आज की डेट में, क्योंकि आइसोटोप्स, इनको बोलते हैं हम आइसोटोप. ओके, तो ये चीज उन्होंने गलत बताई थी, इसलिए आज हम ये पॉइंट नहीं मानते. जबकि दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला था? एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. उन्होंने बोला था कि डिफरेंट एटम्स के मास डिफरेंट होते. तो उस वक्त ये ठीक था. मान लो तुमने एक ऑक्सीजन लिया, इसका मास है 16. तुमने एक मान लो नाइट्रोजन लिया, इसका मास क्या होता है? 14. तो उस वक्त ये ठीक था. लेकिन आज आइसोटोप अवेलेबल है. नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है जिसका मास 14 भी होता है, और नाइट्रोजन का आइसोटोप है जिसका मास 16 भी होता है. मतलब इस केस में तुम क्या करोगे? क्योंकि एटम तो अलग अलग है. ओके, सॉरी, यहाँ पे मैंने, ओके, एटम तो अलग अलग है लेकिन उनका मास क्या है? सेम है. देखो ऑक्सीजन का मास 16 और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का भी मास 16. ओके, या हमारे पास है जैसे हम लिखते हैं कि आर्गॉन और कैल्शियम, मास देखो तो इसका भी मास 40 होता है, इसका भी मास 40 होता है. तो फिर यहाँ पे ये लॉ फेल हुआ. ओके, उसके बाद एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड. उन्होंने क्या बोला? कोई भी एटम जैसा वाटर है प्लस O2, अगर तुम मिलाते हो तो बनता क्या है? H2O. रेशियो क्या है? 1:2. तो उन्होंने बोला था हर मॉलिक्यूल में ऐसे सिंपल रेशियो ही होंगे, 1:2, 2:3, 1:3, लाइक दिस. लेकिन बाद में ये चीज़ें रॉन्ग प्रूव हुई, क्योंकि आज बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स मालूम है हमें जिनमें ये चीज़ नहीं होती, सिंपल रेशियो नहीं होते, कॉम्प्लिकेटेड रेशियो या मल्टीपल रेशियो होते. ओके, तो ये भी फॉल्स हुआ. द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड. ओके, तो ये एक पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिबेट है कि द रिलेटिव नंबर ऑफ एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड. मतलब एक कंपाउंड दिया जाए तो उसमें सारे एटम उसी तरह के होते हैं क्या? ये नहीं बोल सकते हम, क्योंकि कार्बन के बारे में भी ये फेमस है कि कार्बन अगर तुम नेचर में लेना चाहो तो कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं. ओके, कार्बन 12, कार्बन 14. तो तुमको कार्बन 12 भी मिल सकता है, कार्बन 14 भी मिल सकता है. तो इस तरह से. ओके, तो ये भी हम इसको रॉन्ग ही बोलेंगे मान लो. ओके, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए डाल्टन के बारे में. तो मैंने तुमको पॉस्टुलेट भी बता दिए एज वेल एज मैंने उसके ये भी बता दिए डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस. ओके, यहाँ पे सेपरेट नहीं दिया वो पॉइंट, बट ये भी है. अब यहाँ पे हमको पढ़ना है एटॉमिक मास के बारे में. ओके, ये मैंने क्यों बताया एटॉमिक मास? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या मेंशन है देखो. एटॉमिक मास के बारे में हम देखेंगे. देखो, द मोस्ट remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of the atomic mass. According to him, each element had a characteristic atomic mass. The theory could explain the law of constant proportion. ये law हम बाद में देखेंगे. So well that the scientists were prompted to measure the atomic mass of the atom. Since determining the mass of the individual atom was a relatively difficult task, relative atomic mass were determined using the law of chemical combination and the compounds are formed. यहाँ पे एक वर्ड है
दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इसी के ऊपर पूरा ये कंसेप्ट डिपेंड है। अब देखो क्या बोला, कोई एटम है इतना छोटा है तुम इसको मेजर नहीं कर सकते, फिर कैसे करोगे? मान लो भले ही तुम्हारे पास एक पैन बैलेंस है, मान लो पैन बैलेंस है और तुमने उसके अंदर एक एटम रख दिया इस तरह से, तो तुम्हें इधर कुछ तो रखना पड़ेगा जिससे कि तुमको ये पता चले कितना इसका मास है, और ये है इतना छोटा कि इसका मास कैलकुलेट नहीं। तो क्या करोगे? तो उसके लिए तुमको एक रेफरेंस लगेगा। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस एक ऐसी चीज है जिसको कंपेयर करके तुम दूसरी चीज को मेजर करोगे। ओके, तो फिर यहाँ पे रेफरेंस आइटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेफरेंस आइटम क्या लिया जाए? तो सबसे पहले जो रेफरेंस आइटम उन्होंने ट्राई किया था वो किया था हाइड्रोजन आइटम, क्योंकि हाइड्रोजन का मास एक होता है और एटॉमिक नंबर भी एक होता है, और वो स्मॉलेस्ट है, सबसे कम अगर किसी का है तो हाइड्रोजन का है। इसलिए उन्होंने मीन साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मानेंगे और उसके कंपैरिजन में फिर क्या किया गया, मान लो ये पैन बैलेंस है फिर से, ओके लाइक दिस, और यहाँ पे एक तुम्हारा एलिमेंट रखा गया और इधर एक एक हाइड्रोजन रखना चालू किया। तो फिर मान लो इसके 4 हाइड्रोजन इतना आया, तो हमने इसको क्या बोला? हाइड्रोजन के मास को माना गया 1 यूनिट। इसका मतलब इसका मास क्या हुआ? 4 यूनिट। ओके, लाइक दिस इन्होंने मास कैलकुलेट किए। ये तो ठीक था कि हाइड्रोजन का मास 1 आया। ओके, देन हम बोलेंगे कि अपने हेलियम का मास 4 आया। ओके, इस तरह से मासेस आए बहुत सारे एलिमेंट के। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कब आया? या लिथियम का मास 7 है। अब मासेस आई थिंक तुमको 20 तक के मास मालूम ही होनी चाहिए। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। ओके राइट, कोई भी आप ले सकते हो। मान लो नाइट्रोजन का मास 14 है, ऑक्सीजन का मास 16 है। ये तो ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम आया तब जब क्लोरीन डिस्कवर हुआ। क्लोरीन का मास होता है 35.5। अगर तुम इसका मास कितना है? एक को तुम एक एटम रखा, 2 एटम रखे, 3 रखे, 4 रखे, तुम ऐसे होल नंबर ही रख सकते हो ना। तो इसका नंबर जो आया, मास आया, वो फ्रैक्शन में आया। तो यहां पे ये कंसेप्ट रिजेक्ट हुई कि हाइड्रोजन को तुम रेफरेंस नहीं मान सकते। तो फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा रेफरेंस के लिए ट्राई किया, और वो रेफरेंस उन्हें क्लोरीन को ही पकड़ा, लेकिन वो भी अवेलेबल पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका रीजन है आइसोटोप। उन्होंने क्या सोचा, ठीक है क्लोरीन प्रॉब्लम दे रहा है तो क्लोरीन को ही हम रेफरेंस मानेंगे। एक क्लोरीन लेंगे, उसके टुकड़े करेंगे और उसके एक टुकड़े को 1 यूनिट मानेंगे और लेंगे। इस तरह से उन्होंने, लेकिन एक्चुअली क्लोरीन जो है नेचर में 2 फॉर्म में मिलता है। एक मिलता है क्लोरीन 35 और एक मिलता है क्लोरीन 37, और दोनों का परसेंटेज ज़्यादा होता है नेचर में। तो कई बार तुमको ये मिलेगा तो कुछ बार ये मिलेगा, तो फिर वहाँ पे ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई। फिर उन्होंने दूसरे रेफरेंस आइटम के लिए ट्राई किया और तब उनको रेफरेंस आइटम मिला कार्बन, जो फॉलो किया। वैसे ऑक्सीजन भी एक था जो उन्होंने फॉलो ट्राई करके देखा, लेकिन वो फिजिकल स्टेट की वजह से वो भी रिजेक्ट हुआ। ओके, O2 या ऑक्सीजन एटम मान लो। फिर अब जो रेफरेंस एटम है वो है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, कार्बन 12। अब देखो कार्बन के बारे में भी, कार्बन भी आइसोटोप है। एक कार्बन होता है, एक कार्बन C6H12, सॉरी C612, दूसरा होता है C6H13। लेकिन इसका प्रोपोर्शन जो है नेचर में बहुत ज़्यादा है, 99.9 वगैरह परसेंटेज है, जबकि इसका बहुत लेस होता है। तो मोस्टली तुमको यही मिलेगा। तुम 100 बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो 99 टाइम्स ये मिलेगा। ओके, इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, एक कार्बन लिया। ओके, ये एक कार्बन आइटम है, उस कार्बन आइटम के क्या करो आप, टुकड़े करो। ओके, जैसा मान लो ये 2 पार्ट हुए, अब हुए 4, अब कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, अब हुए कितने, 8। ओके, 1 2 3 4, ये और ये। ओके, इस तरह से अब ये मान लो तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 और ये 6 12। तो अब ये सिमेट्रिक नहीं है, पर मान लो ऐसा सिमेट्रिक होता है। अब इसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अब ये एक जो पार्ट है इसका, ओके, ये एक जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे 1/12 ऑफ C12। इसको लो और इसको मान लिया गया 1 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, AMU का मतलब क्या होता है? AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इट इज एटॉमिक मास यूनिट। मतलब एटम का मास अगर मेजर करना है तो AMU में मेजर करना है। जैसा केजी होता है अपना ग्राम केजी, वैसा एटम के लिए एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में AMU लिखा जाता है। ओके, तो अब उन्होंने बोला किसी भी एटम को अगर कैलकुलेट करना है तुम क्या करो, तुम्हारे पास फिर से बैलेंस है मान लो, ओके, एक्सपेरिमेंटल। तो इसमें वो एटम रखो और इसमें क्या करो,
ये 1/12 ऑफ कार्बन, इस तरह से 1/12 ऑफ कार्बन के टुकड़े तुम रखते जाओ इसमें, तो जितने टाइम्स ये आएगा उतने टाइम्स, जैसा मान लिया ऑक्सीजन का मास 16 है, क्यों 16 है, क्योंकि ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 टाइम ऑफ 1/12 ऑफ C12 है, 1/12 ऑफ C12 है। ओके, इसका मतलब क्या है, C12 1/12 ऑफ C12 मतलब क्या, 1 AMU, तो 16 इंटू 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है, 16 AMU। ओके, इसका मतलब क्या होगा, 16 AMU। ओके, इसको भी मैं फिर से लिखता हूं। ओके, ये है कार्बन 12 और ये 16, तो ये क्या आ गया हमारा 16 AMU, तो इसका मास आ गया 16 AMU। और इस तरह से सबके मासेस कैलकुलेट किए गए, और एज ये नंबर बहुत छोटा था तो ये फ्रैक्शन में भी आएगा, तो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग नंबर्स सबके एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किए गए, और जब बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह आया अपैरेटस, तब फिर कार्बन 12 का भी मास पता चला कि कार्बन 12 का अगर मास तुम्हें कैलकुलेट करना है C12 का, तो वो मास जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए तब कैलकुलेट किया गया, और वो मिला 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और जब इसका 1/6 लिया गया, 1/6 ऑफ C12, तो ये भी मास बाद में पता चला, और वो मास निकलता है तुम्हारा 1.99 इंटू 10⁻, ये C12 का है, तो इसको तुम 1/6 से मल्टीप्लाई करो, तो 1/6 इंटू 10⁻23, जब इसको कैलकुलेट किया गया तो ये मास तुम्हारा निकला 1.66 इंटू 10⁻24। ओके, ग्राम। तो मतलब आज की डेट में 1 AM का मास कितना है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ओके, इज इट क्लियर? सो इसको अब हम इस बुक में जो दिया हुआ है वो, क्योंकि हम थ्योरी से ये कर रहे हैं, तो फिर हम यहां पे देखेंगे। देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास समझ में आया। अब क्या बोला है, देखो, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द कार्बन एंड ऑक्सीजन। वी कैन ऑब्जर्व दैट एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। ओके, तो ये चीज तो हम लॉ से रिलेट करेंगे बाद में। हाँ, यहां पे दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको पहले AMU से रिप्रेजेंट किया जाता था। इट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय ए, जैसा मैंने पहले भी बताया तुमको, इट वॉज रिप्रेजेंटेड विथ AMU। ओके, AMU, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशंस इट इज नाउ रिटन एज U। ओके, लेकिन आज इसको लिखा जाता है U। U मतलब क्या, यूनिफाइड मास, एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ओके, देन वी वुड असाइन द कार्बन एटम्स atomic mass as 1U। ओके, और इस तरह से अब while searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 ग्राम atom of naturally occurring oxygen। ये भी मैंने तुमको बताया। ओके, पहले उन्होंने ऑक्सीजन को लेके देखा, 16 मतलब 1/16 ऑफ द ऑक्सीजन लेके ट्राई किया, बट ये पॉसिबल नहीं हुआ। ओके, दिस वॉज कंसिडर रिलेवेंट ड्यू टू 2 रीजन। ऑक्सीजन को देखो, उन्होंने क्या लिया, 1/16 ऑफ O ऑक्सीजन, इसको लेके देखा। ओके, और क्यों लेके देखा, तो देखो, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म कंपाउंड। इसका रीजन क्या था कि नेचर में सबसे ज्यादा अगर कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीजन है, किसी के साथ भी रिएक्ट होता है, और हर चीज में, सॉइल में भी इसका परसेंटेज होता है, हर जगह पे। ओके, एंड दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज अ होल नंबर। और इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है जो क्लोरीन के केस में आया, हाइड्रोजन के केस में, कि हाइड्रोजन से करने से क्लोरीन का मास हमको पता चला था 35.5, लेकिन ये फ्रैक्शन नंबर है, तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, इसलिए उन्होंने करके देखा। हाउएवर इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 आइसोटोप, देखो कार्बन के 2 आइसोटोप है, तो उनमें से कार्बन 12 आइसोटोप को ही चूज किया गया, was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. One atomic mass unit is the mass unit equal to, ये देखो, ये है डेफिनेशन, one atomic mass unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of the mass of one atom of carbon 12. Okay, the relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12. Okay, the relative atomic masses of all the element have been found with respect to an atom of carbon 12. कार्बन 12 के रिलेशन में तुम सबके मासेस निकाल सकते हो या मेजर कर सकते हो। ओके,
तब उन्होंने वो एग्जाम्पल दिया कि इमेजिन अ फ्रूट सेलर, ओके, तो दिस हैज बिन मास इक्वल, तो 12 टुकड़े कर दो, तो वो वही चीज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, ओके, राइट। तो ओके, हाँ, तो अब इससे ये मासेस आए यहाँ पे। अब सबके मासेस तुमको मालूम होने चाहिए, उसमें से एक का ही मास तुमको थोड़ा सा फ्रैक्शन में होता है, बाकी तो सारे फुल होते हैं, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मासेस लिख देता हूँ सबके, जिससे कि आपको इसके बारे में पता चले, ओके। अदरवाइज आप कहीं से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हो, ओके। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हेलियम का 4 होता है, ओके, सॉरी, ओके, हाइड्रोजन का 1, हेलियम का 4, ओके, यहाँ पे सिर्फ कार्बन का दिया हुआ है, ओके, बेरिलियम का 7, बोरॉन का 9, ओके, देन कार्बन का 12, इस तरह से मासेस होते हैं, यहाँ पे कार्बन का दिया हुआ है, ओके। उसके बाद नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, यहाँ पे नहीं दिया, आर्गन का 20 होता है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, ओके, सल्फर का मास 32 होता है, मैग्नीशियम का बताता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, ओके, सिलिकॉन 28, देन फॉस्फोरस 31, उसके बाद सल्फर 32, फिर क्लोरीन 35.5, उसके बाद आएगा अपना आर्गॉन, आर्गॉन का 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, और कैल्शियम का फिर 40 होता है, ओके। इस तरह से आप मासेस याद कर सकते हो, और याद होनी चाहिए, एग्जाम में तुमको इसके ऊपर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को बोलते हैं, इसलिए, ओके, राइट। तो अब ये चीज, अब देखो इसीलिए रूल भी है, अगर ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, तो इंटू 2 करना चाहिए, लेकिन वो ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता 20 नंबर याद रखने हैं तुमको सिर्फ, तो यू कैन रिमेंबर इट। अब देखो, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ओके। अब देखो, एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट, यहां पे एक लाइन दी हुई है कि एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। उसने, अब ये सवाल कई बच्चे पूछते हैं कि कई कई बार कुछ कुछ बुक में ऐसा लाइन होता है कि एटम नेवर एग्जिस्ट, तो उसको हम नेवर नहीं बोल सकते, वी हैव टू से, हमें बोलना पड़ेगा मे और मे नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन कुछ एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसा कि हेलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये अकेले ही रहते, इनको दूसरे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस है, नोबेल गैसेस, ओके। तो अगर कोई ये बोलता है कि एटम नेवर एग्जिस्ट, तो रॉन्ग है, इंडिपेंडेंटली ये रॉन्ग है, ये होते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये करेक्ट है, मैक्सिमम 90% एलिमेंट नहीं करते, तो बचे हुए तो करते, ओके। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल, तो बाकी के क्या करते हैं फिर, अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो क्या करेंगे, दीज फॉर्म द मॉलिक्यूल एंड आयन, एंड दीज मॉलिक्यूल और आयन एग्रीगेट in large number to form the matter that we can see, feel और touch। मतलब कोई भी एलिमेंट अगर इनमें से है तो ही एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज तो कंबाइन होगा, जैसा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और H2O बनाएगा, कोई दूसरा एलिमेंट है दूसरे के साथ कंबाइन होगा और दूसरी कोई चीज बनाएगा, मतलब मॉलिक्यूल बनाएगा, ओके। और उसको तुम, पानी को तुम फील कर सकते हो, तो वही उसने बोला, हाइड्रोजन को नहीं फील कर सकते, ऑक्सीजन को नहीं कर सकते, लेकिन जब वो कंबाइन होंगे तो दैट यू कैन फील, और इसी को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो अब देखो, व्हाट इज मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल इज अ जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। देखो, मॉलिक्यूल इज अ जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अगर केमिकली तुम बॉन्ड करो किसी दो चीजों को, किन्हीं दो चीजों को, जैसा हमने बोला हाइड्रोजन ये होते हैं 2, और ऑक्सीजन ऐसा होता है O डबल बॉन्ड O, जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, एक्चुअल में ये भी बॉन्ड टूटता है, ये भी बॉन्ड टूटते हैं, और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनता है जिसको हम HOH ऐसे लिखेंगे, वाटर, मतलब पुराने बॉन्ड टूटे, नए बॉन्ड बने, इस तरह से, ओके। तो इसको, तो उसने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, देखो, अ मॉलिक्यूल इज इन ए जनरल ग्रुप, इज इन जनरल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, okay, that is tightly held together by attractive force. A molecule can be defined as the smallest particle of the element or a compound that is capable of independent existence. ये है अब दूसरी डेफिनेशन। देखो, कई बार ना हमको एटम की डेफिनेशन मालूम होती है, लेकिन एलिमेंट में, मॉलिक्यूल में कई बार गलतियां करते हैं बच्चे। सो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट
और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अकेला रहने की उसकी ताकत है। हाइड्रोजन एटम अकेला नहीं रह सकता, उसको कंबाइन होना ही पड़ेगा दूसरे के साथ, लेकिन ये रह सकते हैं। ओके, मतलब हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। ओके, जैसा H2 होगा, O2 हुआ, H2O हुआ, मतलब वो अकेले नहीं स्टेबल रह सकते। ओके, तो इसलिए एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और द डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एक जैसे एलिमेंट भी एक साथ होंगे और अलग अलग एलिमेंट भी एक जैसे एटम्स भी एक साथ होंगे, अलग अलग भी होंगे और उससे मॉलिक्यूल बनता है। मतलब जैसा हमने यहां पे लिखा, ये देखो, ये जो हमने लिखे दो, ये H2 और O2 सेम एटम है इसमें, तो ये क्या हुए, मॉलिक्यूल। ये इसमें H2O, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ये भी मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये किसका है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये हम देखेंगे आगे, जबकि ये है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, अब देखो, हाँ, तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना यहाँ पे। ओके, इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो देखो, जैसे यहाँ पे कर देंगे कि तुमको बोला गया कुछ चीज़ें तुमको दी हुई है। ओके, और तुमको बोला गया इसको क्लासिफाई करो एटम और मॉलिक्यूल में, लेकिन वो मॉलिक्यूल किसका होना चाहिए, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब इसमें समझो, कोई भी चीज अगर, ओके, कोई भी चीज अगर, कोई भी चीज मतलब कोई भी एलिमेंट अगर अकेला है, जैसा हाइड्रोजन, ये क्या है, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं। अब तुमको ये दिया गया, तुमको ये पूछा गया हाइड्रोजन ये क्या है बताओ, तो हाइड्रोजन क्या है, एटम है कि मॉलिक्यूल है कि एलिमेंट है, तो उसका रीजन आसान है, आंसर क्या है, अब एटम है। ऑक्सीजन क्या है, एटम है। नाइट्रोजन क्या है, एटम है। लेकिन तुमको पूछा गया N2 क्या है या O2 क्या है, तो O2 क्या है, एटम नहीं है, क्योंकि एक से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल बना। अब मॉलिक्यूल किसका, एलिमेंट या कंपाउंड, तो अब यहां पे ध्यान में रखो, अगर सेम एटम एक साथ आए तो वो होता है एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, और अगर अलग अलग तरीके के एटम आए तो एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। ओके, तो ये क्या है, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जबकि ये क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ये भी। ओके, अब जैसा तुमको पूछा गया H2O क्या है, एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, लेकिन एलिमेंट का भी नहीं है, क्योंकि दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो ये आ गया तुम्हारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तुमको पूछा गया HCl क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ओके, तो इस तरह से मॉलिक्यूल एलिमेंट के भी होते हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड के भी होते हैं। ओजोन क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, क्यों, क्योंकि तीनों एक ही तरह के हैं। ओके, तो इस तरह से अब यहां पे पहली चीज दी हुई है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ओके, अब देखो, द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। आ गई देखो चीज, द सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम्स अगर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। ओके, मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट लाइक argon, helium, etc आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम। अब जैसा हमने अभी बात की थी कि हेलियम, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये जो इनको जरूरत नहीं किसी की, अकेले ही रहते, तो उनमें एक ही एटम होगा। ओके, बट दिस इज नॉट इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन and hence it is known as a diatomic molecule. If 3 oxygen atom are there instead of 2, we call it as ozone. Okay, like this, the number of atoms constituting a molecule is known as its atomicity. अब ये एक पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ कि तुमको पूछा गया किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं बताओ, तो तुम बता सकते हो, सिंपल है। तुमको पूछा O2 में कितने हैं, 2। तुमको पूछा गया N2 में कितने हैं, 2। तुमको पूछा O3 में कितने हैं, 3। तुमको पूछा गया P4 में कितने हैं, 4। तुमको पूछा गया एसेट कितने हैं, 8। सल्फर, ओके, सल्फर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है क्राउन शेप का। ओके, इस तरह से, तो ये 8। तो ये जो नंबर है, जितने भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है, उसको उसके एटॉमिसिटी बोला जाता है। वी कॉल इट एज एटॉमिसिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो कई बार 1-2 मार्क के लिए तुमको ये भी पूछ सकते हैं, और एटॉमिसिटी के ऊपर उसके क्लासिफाई किए जाता है उसको फिर। ओके, तो कैसा, देखो, जैसा कि यहां पे माना गया, यहीं पे लिखेंगे 1-2 एग्जांपल और।
जैसा कि यहाँ पे हीलियम लिखता हूँ मैं जिसकी एटॉमिसिटी 1 है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं P4 जिसकी एटॉमिसिटी 4 है। तो अब जिसकी एटॉमिसिटी 1 है उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसकी 2 है उसको बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसकी 2 है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसकी 3 है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसकी 4 है। तो अब इसको टेट्रा भी बोल सकते हैं या पॉली एटॉमिक बोल सकते हैं, तो हम इसको टेट्रा बोलेंगे। ओके, टेट्रा एटॉमिक। अगर ऑप्शन में टेट्रा एटॉमिक है उसको राइट करो, पॉली एटॉमिक है तो उसको राइट करो। ओके, क्योंकि 3 के बाद पॉली भी वर्ड यूज किया जाता है। जैसे सल्फर के बारे में हमने बोला एसेट, अभी बात की थी हमने, सल्फर एसेट होता है, तो उसमें क्या आएगा, पॉली एटॉमिक, लाइक दिस। तो तुम किसी की भी एटॉमिसिटी निकाल सकते हो। एटॉमिसिटी की जरूरत तुमको बाद में नंबर ऑफ मोल्स में पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ। ओके, राइट। तो देखो, आर्गॉन मोनो एटॉमिक, हेलियम मोनो एटॉमिक, सारे इनर्ट गैसेस, हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे मोनो एटॉमिक होते हैं। ओके, राइट, लाइक दिस। अब ये तो हो गया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बारे में। अब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, तो देखो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या बोला कि द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर ज्वाइंट टुगेदर। यही चीज इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइंट टुगेदर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर डेफिनेट प्रोपोर्शन में आ जाते हैं तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। अब डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है वो तुम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में पढ़ोगे, इसलिए मैं इसको अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता यहाँ पे। ओके, सिर्फ इन शॉर्ट ये समझ लो, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा कि मतलब तुमको बोला गया कहीं पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करो, तो जनरली वाटर ही बनता है दुनिया में कहीं भी, H2 लो O2 लो, दुनिया में कहीं भी तुम कुछ भी करो 2H2 लो 2O2 लो, वाटर ही बनेगा। ओके, H2O ही बनेगा। मतलब ये जो प्रपोर्शन होता है ना फिक्स रहता है इसमें, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इज इट क्लियर, लाइक दिस। ओके, तो वही है, बस हम उसको लॉ में ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, अभी छोड़ दो उसको अभी के लिए। ओके, देन अब यहाँ पे अब एक चीज़ यहाँ पे जस्ट लेट मी चेक, बताइए क्या है, मॉलिक्यूलर मास आगे है। ओके, राइट, तो हम वो बाद में देखेंगे जब आएगा सिक्वेंशली। ओके, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो व्हाट इज़ एन आयन। अब उन्होंने पूछा है कि आयन क्या होता है, या उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखो व्हाट इज आयन, तो देखो जब भी किसी एटम के ऊपर चार्ज आता है उसको आयन बोलते हैं, इतना सिंपल है, एक लाइन। देखो, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ओके, contain charged species. The charged species are known as ion. The ion is a charged species are known as ion. The ion is a charged particle and can be negatively or plus. Okay, उसके ऊपर कुछ भी चार्ज रह सकता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। The negatively charged ion is called as anion and प्लस चार्ज जिसके ऊपर होता है उसको कैटायन बोलते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो इस तरह के 2 आयन होते हैं। अब देखो NaCl में इट कंस्टिट्यूट, ओके, Na प्लस एंड Cl माइनस आयन में कंस्टिट्यूट द सिंगल चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके, राइट। अब देखो ये चीज़ समझ लो, आपका मालूम है 2 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। जैसा मैं यहाँ पे 2-3 लिखता हूँ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ओके, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखी जाए, अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पार्ट है ये तुमको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करना, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर तुमको देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तुम देख सकते हो। सिंपल भी है इसके अकॉर्डिंग 9th के लिए, और जो 10th में तुमको, अब 2-4 महीने के बाद तुम 10th में जाओगे, 2-3 महीने के बाद, तो तुमको वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, और जो तुमको 2 साल के लिए ध्यान में रखना है तो वो भी देखना है, तो वो भी वीडियो अवेलेबल है। ओके, तो तुम कोई भी एक वीडियो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इसी मेरे चैनल पे। ओके, एक तो है 9th क्लास के लिए स्पेशल, और एक है थोड़ा डीप लेवल का। तो देखो सोडियम का, अब मैं सीधा बता देता हूँ, यहाँ पे 11, 19, 20, 13 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1, 2,8,1। इसका होता है 2,8,8,1। ओके, इसका होता है 2,8,8,2, और इसका होता है 2,8,3। अब देखो कोई भी एलिमेंट जो है ना वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, एक्सेप्ट पहले 5 एलिमेंट नंबर 1 to 5,
ये ड्यूप्लेट के लिए ट्राई करते हैं, दे ओनली नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इतना भी है तो भी सफिशियंट है। लेकिन बाकी सब ऑक्टेट के लिए जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, ऑक्टेट के लिए खुद के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है इनको एक तो छोड़ देंगे, अदरवाइज गेन करेंगे। अब ये जो मेटल है ना, ये छोड़ देते हैं, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको बाहर फेंक देगा। ये क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना इसको बाहर फेंक देगा। ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर फेंक देगा। ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर फेंक देगा। मतलब जब भी कोई एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है तो उसके ऊपर प्रोटॉन बढ़ते। ये हमने लास्ट टॉपिक में या उन वीडियोस में है डिटेल में, लगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में देता हूँ इस वीडियो के, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, Na प्रोड्यूस Na प्लस। Na प्लस क्यों बनाया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंका। K प्रोड्यूस K प्लस, क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंका। Ca प्रोड्यूस Ca प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके। एल्यूमिनियम प्रोड्यूस Al प्लस प्लस प्लस, क्यों, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके। तो इस तरह से, ओके। तो हर एक चीज इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगी मेटल, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और ये जो प्लस चार्जेस है इन सबको हम बोलते हैं कटायन। कटायन को और एक नाम है जिसको बोलते हैं, सॉरी, बेसिक रेडिकल। ओके, रेडिकल के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो बेसिक रेडिकल भी इसे बोला जाता है। ओके, अब देखो, तो ये हो गया मेटल के बारे में। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर तुमको मेटल या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं मालूम, प्लीज तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ही ये चीज समझेगी। ओके, और जब कोई नॉन मेटल होता है, जैसा नॉन मेटल कौन से है, मान लो F, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Cl, ओके, ये कुछ अपने नॉन मेटल्स है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 नाइट्रोजन, 2,5 ऑक्सीजन, 2,6 क्लोरीन, 2,7। अब ये क्या चाहते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं नॉन मेटल्स। ओके, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है, वो सारी चीज़ें हैं रीज़न, लेकिन अभी तुमको वो नहीं चाहिए। अब इसके पास 7 है, इसके पास 5 है, इसके पास 6 है, इसके पास 7 है, तो क्या ये क्या करेगा, पहले केस में ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इससे बनेगा F माइनस, इससे बनेगा N माइनस माइनस माइनस, इससे बनेगा O माइनस माइनस, इससे बनेगा Cl माइनस, और इन सब को हम बोलते हैं अनायन। अनायन को ही एसिडिक रेडिकल भी बोला जाता है, एसिडिक रेडिकल। तो इस तरह के जो चार्ज है प्लस और माइनस, उसको एसिडिक और बेसिक रेडिकल बोला जाता है। अब इसमें और एक चीज आती है, वो है ये जो रेडिकल है जितने भी, वो सारे रेडिकल फिर से 2 तरह में क्लासिफाई किए जाते हैं। और एक चीज यहां पे बता देता हूं, ठीक है, ये तो सिंपल रेडिकल हो गए। ओके, अब कुछ रेडिकल जो होते हैं ना, उनको पॉली एटॉमिक रेडिकल बोला जाता है। ओके, ये पॉइंट, ओके ठीक है, हम उसको देखेंगे कहां पे है, लेकिन मैं यहां पे पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। पॉली एटॉमिक रेडिकल मतलब क्या, देखो तुम सीधा समझ सकते हो। पॉली एटॉमिक मतलब क्या, पॉली एटॉमिक मतलब जिसके अंदर ज्यादा एटम होते हैं। पॉली मतलब मेनी, एक से ज्यादा, जैसा कि SO4 है, जैसा कि OH है, NO3 है, ओके, देन SO3 है, देन CO3 है, ओके, Cr2O7 है। अब इनमें तुमको जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट को तुमको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। ओके, अब ये तुमको ज़्यादा फैमिलियर नहीं तो इसको मिटा दो, जो ज़्यादा ये है यहाँ पे दिए हुए चार्ट में। तो देखो SO4, इसके ऊपर -2 चार्जेस आते हैं, OH के ऊपर -1 आता है, NO3 के ऊपर -1 आता है, CO3 के ऊपर -2 आते हैं, Cr2O7 के ऊपर -2 आते हैं, NH4 होता है अमोनियम, उसके ऊपर +1 आता है। तो अगर एक से ज्यादा, मतलब ग्रुप ऑफ एटम पे ऊपर अगर चार्ज है, ग्रुप ऑफ एटम, इसके ऊपर अगर चार्ज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ पॉली एटॉमिक आयन। उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ पॉली एटॉमिक आयन। ओके, तो ये, और इसको और एक चीज नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट रेडिकल। कंपोजिट रेडिकल, भले ही चार्ज प्लस हो माइनस हो, अगर एक से ज्यादा एटम है और उसके ऊपर चार्ज है, प्लस चार्ज कोई भी हो, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट रेडिकल। ओके, तो ये एक चीज तुमको यहां पे मालूम होनी चाहिए।
अब इसको डिटेल में पढ़ना है तो बहुत पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है जो कि मतलब लाइन टू लाइन नहीं है, बट तुम उसको देखोगे तो आई होप ज़्यादा समझ में आएगा। और क्योंकि यहाँ पे उतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो मैंने स्पेशल आधे घंटे का नियर अबाउट वीडियो बनाया है सिर्फ रेडिकल और इसके ऊपर। ओके राइट, तो देखो ये चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज एन आयन, द compounds composed of metal and non-metal containing charged species. The charged species are known as ion. An ion is a charged particle and can be negative, कोई भी चार्ज हो सकता है, ओके, कैटायन आयन होगा लाइक अब देखो द नेट चार्ज ऑन देम, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग, हाँ यहाँ पे है वो, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग द चार्ज इज नोन एज अ पॉली एटॉमिक आयन। एक ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम का ग्रुप जिसके ऊपर चार्ज है, जैसे हमने अभी बात की SO4 माइनस 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 OH माइनस, ग्रुप ऑफ एटम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एटॉमिक आयन बोलेंगे। वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में तुमको यह है डिटेल में एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में सारा बताया हुआ है, तो तुम वो देख लो आई थिंक। ओके, अब देखो ये तो चीज़ें बाद में है। अब देखो राइटिंग द केमिकल फार्मूला, लेकिन केमिकल फार्मूला देखने से पहले तुमको यहाँ पे राइट ये है, ओके ये चीज़ समझनी पड़ेगी। ओके सो द कंबाइनिंग पावर ऑफ द एलिमेंट इज नोन एट्स वैलेंसी। अब ये वैलेंसी भी आ गया यहाँ पे। अब वैलेंसी के बारे में भी पूरा वीडियो है। ओके वैलेंसी क्या होती है फिर भी यहाँ पे बताना तो पड़ेगा। ओके तो वैलेंसी के बारे में बताता हूँ मैं। ये नो आई थिंक आई शैल रिमूव दिस। ओके तो यही है वैलेंसी, देखो इससे ही बताएंगे हम। ओके समझ लो व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ द, मतलब देखो ऑक्सीजन है, कभी भी ऑक्सीजन को अगर देखो तो ऐसा होता है HOH, मतलब ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक ये बनाया एक ये बनाया, और H का तुम अगर देखो Cl के साथ तो एक ही बॉन्ड बनाया, यहाँ पे भी एक ही बनाया, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन है तो एक ही बनाया। कहीं पे भी देखो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, Cl एक ही बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। इस तरह से हर एलिमेंट अलग अलग नंबर के बॉन्ड बनाता है। तो वो जो बॉन्ड बनाने की ताकत है उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। ओके तो देखो वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन टू द अदर एटम, okay, to form a chemical compound. The valency of the atom of an element can be thought as a hand or arm. Okay, lose or gain, कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा उसको उसकी क्या बोली जाती है, वैलेंसी बोला जाता है। जैसा यहाँ पे एक लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी हो गई, ये एक लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी हो गई, ये 2 लूज कर रहा है तो 2 उसकी वैलेंसी, 3 लूज कर रहा है तो 3 वैलेंसी। एक और चीज, वैलेंसी कभी भी माइनस या प्लस नहीं होती, वैलेंसी जस्ट अ नंबर, सिर्फ ये नंबर होता है, कभी प्लस और माइनस नहीं होता। ओके अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक, तो वैलेंसी 1। ये कितने ले रहा है, 3, तो वैलेंसी 3। ओके तो इस तरह से, तो इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। तो इस तरह से तुम वैलेंसी किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि वैलेंसी के लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पक्का मालूम होना चाहिए। अब जैसा इसमें, अब इसमें वैलेंसी नहीं बोलते हम उसको चार्ज बोलते हैं, लेकिन कितने चार्जेस है, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इस तरह से। ओके